नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने लिए एक परफेक्ट कार चूज करें। आज की वक्त अगर आप देखेंगे तो बुफे लग रखा है मार्केट में, कितनी सारी गाड़ियां हो गई है। खासतौर से अगर आप मिडिल क्लास फैमिली हैं या अपर मिडिल क्लास फैमिली है या पहली बार कार लेने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इतने ज्यादा ऑप्शंस हो गए हैं आपके पास कि आप चूज करने में दिक्कत आने लग जाएगी। तो कौन सी गाड़ी चूज करें, कौन सी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट होगी, किस टाइप की होगी, वो मिनी एसयूवी होगी, वो सेडान होगी, वो कॉम्पैक्ट सेडान होगी, हैचबैक होगी, क्या होगी, कैसी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। कंफ्यूजन हो सकता है, लाजमी है, तो उन सब चीजों की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आप देखें कि आपको गाड़ी से भैया नीड क्या है। कई बार आप फैमिली इन्फ्लुएंस में या फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में गाड़ी खरीद लेते हैं, तो ऐसा ना करें। पहले अपनी नीड देखें, आप गाड़ी की नीड क्या है। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए गाड़ी खरीदें तो भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, उस वक्त आप ध्यान दें कि आपकी गाड़ी नीड क्या है। सबसे पहले ये देखें कि आपके घर में कितने मेंबर्स है। अगर आपके घर में 2, 3, 4 मेंबर्स है तो आपके लिए आमतौर पर सभी कारें बेटर रहेगी। लेकिन अगर आपके घर पे मान लो कि मेंबर है 6-7, तो उस सूरत में आपको करना होगा कि भाई आप 7 सीटर ही ले पाएंगे, आपके ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को पहले डिसाइड कर लें। ये भी ध्यान दें कि लगेज कितना आपको कैपेसिटी चाहिए। कई लोग होते हैं जिनको लगेज कैपेसिटी ज्यादा नहीं हो तो भी काम चल जाता है। आमतौर पे उन्हें डे टू डे ट्रिप्स करनी होती है, कम्यूटिंग के लिए काम में लेना होता है। कुछ लोग ट्रिप्स के लिए, बड़ी लॉन्ग ट्रिप्स के लिए लेते हैं, तो वहां पे लगेज की जरूरत आपको ज्यादा होती है, बूट स्पेस की। तो उस सूरत में सेडान आपके लिए बेहतर चीज हो सकती है। तो इस चीज को बिल्कुल पहले ही आप अपने प्रेफरेंस में डालें, इस चीज को अपने ध्यान में रखें। फिर उसके बाद जब आप नीड डिसाइड कर चुके होंगे तो आप सेकंड चीज पे जंप करें। सेकंड चीज जो आएगी वो आएगी रोड कंडीशंस। जिस जगह आप गाड़ी आम तौर पे चलाना चाहते हैं उस रोड की कंडीशन आपको मालूम होगी, तो आप रोड कंडीशंस पे ध्यान दें। अगर आपकी रोड्स खराब है, आपके आसपास के एरिया में खराब सड़कें हैं या सड़कें हैं ही नहीं, तो उस सिचुएशन में आपको मिनी एसयूवी या एसयूवी या ऐसी गाड़ी लेनी होगी जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होगी। बाकी नॉर्मल रोड्स में आपके लिए हैचबैक भी सही चल रहेगी, सेडान भी सही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। अगर आपको ज्यादातर हाईवेज पे ही चलना है तो उस सूरत में आप फिर सेडान लें, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होती है और वहां पे आपको मिनी एसयूवी का कोई काम नहीं होता है। फिर जब आपका नीड और रोड कंडीशन दोनों हो जाए तो फिर तीसरी चीज पे देखें कि आपको गाड़ी कितने किलोमीटर चलानी है। अब यहाँ पे गाड़ी कितने किलोमीटर चलानी है ये कई फैक्टर डिसाइड करता है, लेकिन पहले आप सिर्फ इतना नोट कर लें कि आपको गाड़ी आखिर चलानी कितने किलोमीटर है। आमतौर पे जरूरी नहीं कि आप डेली गाड़ी चलाएं, तो आपको थोड़ा सा शायद मुश्किल लगे कि महीने में कितने किलोमीटर चलेगी गाड़ी, ये थोड़ा निकालना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप बैठ के अगर सोचेंगे तो आप डेफिनेटली देख पाएंगे कि आपको महीने में गाड़ी को कितना चलाना है। अगर आपने पहले कार रख रखी है तो आपको पता ही होगा कि महीने में भाई हमारा 1000 किलोमीटर चलती है या 2000 चलती है या 1500 चलती है। तो वो चीज को नोट करके रखें, ये आगे काम आएगी ये चीज कि कितने किलोमीटर चल रही है गाड़ी, कैसे क्या करना है। उसके बाद जब ये चीज डिसाइड हो जाए तो जंप कीजिए बजट पे। आपकी गाड़ी के लिए आपका बजट कितना है। हमेशा बजट को बहुत वाइसली आराम से बैठ के देखें। अगर आप कोई फैमिली मेंबर के साथ लेते हैं ये तो अपनी वाइफ से डिस्कशन करें, अपने फादर से डिस्कशन करें। अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिल के गाड़ी ले रहे हैं, दोनों आधे आधे पैसा लगा रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अपने उन दोस्तों के साथ या उस दोस्त के साथ बैठ के डिसाइड करें कि गाड़ी कितने के बजट तक के लेनी है। एक चीज मैं आपको यही बता दूं, कभी भी एकदम से मतलब हाई होके या एकदम से एक्साइटेड होके बजट पे जंप ना कर जाए कि भाई आपकी लेने की मतलब कैपेबिलिटी तो 8 लाख तक की थी, लेकिन फिर आपने सोचा कि अरे यार गाड़ी कौन सी रोज रोज लेनी है, तो आपने 15 लाख की ले ली। ऐसे मत करो। मैंने कई लोगों को देखा है जो कि गाड़ी पहले ले लेते हैं और फिर बाद में उन्हें बेचनी पड़ जाती है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी महंगी होती है या थोड़ा उनका बजट गड़बड़ हो गया होता है या मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए। तो जब बजट डिसाइड कर रहे हो तो आराम से बैठ के सोच के अच्छे से डिसाइड करें। और हाँ, उसी वक्त ये भी ध्यान दें कि गाड़ी आपको लोन पे लेनी है या कैसे लेनी है। अगर आपको लोन पे लेनी है तो वहां बैंक की रेट्स कंपेयर करें। बैंक की ना सिर्फ इंटरेस्ट रेट कंपेयर करें, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपको लोन जल्दी पे करना होता है तो कुछ बैंक जो है वो जल्दी प्री पेमेंट चार्जेस ले लेते हैं। तो प्री पेमेंट चार्जेस भी कंसिडर करें। कुछ बैंक्स नहीं लेते हैं, जैसे कि मैंने जब लोन लिया था तो एसबीआई से लिया था, क्योंकि वो लोग प्री पेमेंट चार्जेस अवॉइड कर रहे थे। तो हो सकता है कि कभी मैं गाड़ी बेचूं एकदम से तो मुझे पूरा पेमेंट देना पड़े, तो उस वक्त प्री पेमेंट चार्जेस ना लगे तो अच्छी बात है। तो वो चीज मैंने कंसिडर की थी। तो ये चीज आप भी कंसिडर करें कि आपको प्री पेमेंट चार्जेस कितना अफेक्ट करेंगे, या बाकी कुछ भी चार्जेस जो भी हो वो कौन सा बैंक ले रहा है, कौन सा नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ डिसाइड करें। उसके बाद बजट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं दोस्तों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और कम सुनने को मिलेगी। वो ये कि आपकी गाड़ी का जो भी बजट है उसका 10% आप बचा लें। यानी कि अगर आपका बजट था कि भाई 8 लाख की मुझे गाड़ी लेनी है, तो आप वहां पे 7,20,000 ही खर्च करें। बचे हुए 80,000 या 70,000 बचा लें या 60,000 बचा लें। ये क्यों बचाने हैं इसका कारण मैं आपको बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप गाड़ी लें उसके बाद आपको कुछ एसेसरीज गाड़ी में डालनी होती है, या उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अरे काश ये चीज इसमें होती तो अब मैं लगवा लूं,
लूं, या आपको लगे कि अब इसमें नीड है मुझे ये लगवाना है, जो पहले आपको नहीं पता चल रही होती है। तो इन सारी की सारी सिचुएशंस में आप क्या करते हैं कि बजट जो है वो आपका पूरा कर चुके होते हैं। इससे बेहतर ये कि आपको 8 लाख की गाड़ी लेनी है, 7,20,000 ही खर्च करें, कुछ रुपए आप रख लें, 80,000 60,000 जितने भी आपको रखने, थोड़े बचा के रखें। आमतौर पे ये 8 से 10% तक बचाने को मैं रिकमेंड करता हूं। तो आप 20 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो आप लगभग 1.5-2 लाख रुपए बचाएं। अगर आप 10 लाख की ले रहे हैं तो लगभग आप 1 लाख या 80,000 के आसपास रुपए बचा के अपने पास रखें, ताकि वो बाद में काम आ सके। फिर जंप करते हैं हम फ्यूल टाइप की। अब ये फ्यूल टाइप जो है आप बड़ी आसानी से गेस कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी कई लोग सोचते हैं कि डीजल जो है गाड़ियां वो बेहतर होती है एक बार खरीदने के बाद। ऐसी चीज दोस्तों, ठीक है डीजल सस्ता पड़ता है, माइलेज ज्यादा देता है, तो आपको एक वक्त लग सकती है, लेकिन कुछ लोगों की रनिंग इतनी कम होती है कि वो डीजल लेके एक नादानी कर देते हैं। मान लो जैसे कि मेरी फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैंने i20 पेट्रोल की जगह डीजल ली होती, तो जैसे कि मेरे फादर अभी जिस हिसाब से गाड़ी को चला रहे हैं उस हिसाब से आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ महीने में उनकी 800 किलोमीटर की रन होती है और वो डीजल के लिए पहले 1,80,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं। उसके बाद उनको मेंटेनेंस में थोड़े एक्स्ट्रा, हालांकि चलो मेंटेनेंस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े एक्स्ट्रा वैसे पे करते, और बचता क्या, कुछ नहीं, 1,90,000 का ब्याज और एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं हम। तो उस चीजों को बड़े ध्यान से समझें और सोच समझ के अच्छा डिसीजन लें। अगर आपकी रनिंग कम है, खासतौर से जब आप 1500 किलोमीटर से कम का रन है, तो फिर तो पेट्रोल लें, डीजल लेने का कोई मतलब नहीं है। कुछ गाड़ियां इवन पेट्रोल में भी इतना अच्छा माइलेज देती है कि आप 1800 किलोमीटर का रन है तो भी आपके लिए पेट्रोल ही ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बलेनो पेट्रोल जो है वो अच्छा माइलेज दे देती है। तो अगर आपका रन जो है 1600-1700 किलोमीटर भी है तो भी आपका वाइज डिसीजन यही होगा कि आप पेट्रोल के साथ जाएं। उसके बाद नेक्स्ट चीज है ऑटोमेटिक या मैनुअल। अभी ये चीज पहले नहीं हुआ करती थी, अभी कुछ वक्त से हुआ है, लोगों को ऑटोमेटिक गाड़ियां दिखने लगी है, AMT आ गया है, तो उसके कारण ऑटोमेटिक गाड़ियां, सस्ते गाड़ियों में भी ऑटोमेटिक आने लगे हैं। तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भैया ऑटोमेटिक लें या मैनुअल लें। पहले तो एक ये मिथ अपना दूर कर लो कि ऑटोमेटिक की मेंटेनेंस ज्यादा होगी। आमतौर पर ऐसा नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता हो तो पड़ता होगा, लेकिन इसको जस्ट अवॉइड ही कर दो। अब दूसरी चीज जो है वो ये कि अगर आप सिटी में चलाना चाहते हैं ज्यादातर, तो आप बिल्कुल ऑटोमेटिक कंसिडर कर सकते हैं बिना कोई झिझक के। लेकिन अगर आपको ज्यादा रन करना है हाईवे पे, तो मेरी ये सलाह है कि आप मैनुअल के साथ जाएं। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। मैं ऐसा इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैनुअल गियर बॉक्स जो होते हैं वो इंगेजिंग होते हैं, वो आपको मतलब उसमें बिजी रखते हैं, वो बार बार गियर चेंज करना, आपको गाड़ी की थोड़ी बेहतर समझ देते हैं, गाड़ी के साथ आपका सिंक जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो वहां पे ना ही आपको हाईवे पे जो है नींद आएगी, ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये फैक्ट है, आपको कम नींद आएगी, और साथ ही आप गाड़ी को बेहतर समझेंगे। और जिन लोगों को पता है कि भाई ड्राइविंग का मजा मैनुअल में ही है, उनको तो ये कंफ्यूजन होगा भी नहीं ऑटोमेटिक मैनुअल वाला, वो तो सीधा का सीधा मैनुअल के साथ जा सकते हैं। उसके बाद अगली चीज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो है गाड़ी की सर्विस। अब गाड़ी की सर्विस जो है वो डेली नहीं आएगी दोस्तों, बहुत लंबे वक्त की सर्विस गैप्स होते हैं आजकल गाड़ियों में। कुछ गाड़ियों में 15-15 हजार किलोमीटर के सर्विस गैप्स होते हैं। लेकिन फिर इस चीज को, जैसे कि मैंने आपसे पहले लिखवाया था कि आपका रनिंग कितनी है, उस चीज को डिसाइड करें, तो वो कंसिडर करके आप यहाँ ये देखें कि आप गाड़ी को कितने वक्त बाद में सर्विस पे ले जाना है, और सर्विस सेंटर कितना दूर है। आमतौर पे सिटी में सारे सर्विस सेंटर मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग गांव में होते हैं जो गाड़ी खरीदते हैं, उन लोगों को ये डेफिनेटली चेक कर लें कि सर्विस सेंटर कितना दूर पड़ रहा है। कुछ कंपनी जैसे कि वॉक्सवैगन वगैरह थोड़े कम सर्विस सेंटर्स हैं इनके, तो हो सकता है आपके एरिया से वो ना 500-600 किलोमीटर दूर हो, तो उस सूरत में क्या मतलब निकलेगा, भाई गाड़ी की सर्विस कराने 500-600 किलोमीटर कौन जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ आसपास ही है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है, तो 100-150 किलोमीटर भी चल जाएगा, उतना भी चलता है, लेकिन 500-500 किलोमीटर नहीं चलेगा। जब ये डिसाइड हो जाए सर्विसिंग वाला मामला, तो एक बार हल्का सा ये भी सोच लें कि गाड़ी लेने के बाद आपको कितनी सर्विसिंग की कॉस्ट कितने तक की जाएगी। ये फैक्टर आप रूल आउट भी कर सकते हैं अगर आपका बजट जो है वो 10 लाख से नीचे का है, क्योंकि आमतौर पे सब 10 लाख के नीचे वाली गाड़ियां इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगती है, और अगर होगी भी तो आगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपको ये चीज पता चल जाएगी कि इसको कैसे रूल आउट करना है। तो जब सर्विसिंग वाली बात आपकी क्लियर हो जाए तो फिर अगले पॉइंट पे चलना। अब ये पॉइंट पे मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि कोई भी गाड़ी अच्छी या बेस्ट जिसे कहते हैं वो तभी होती है जब जो आप सोच रहे हैं वो आपको उस गाड़ी से मिल रहा है। तो आप क्या कीजिए, जिस गाड़ी पे आप नैरो डाउन हुए, जो गाड़ी आपने सोच रखी है, या जो 2-3 गाड़ियां जिसपे आपको कंफ्यूजन अभी भी बाकी है, जाइए और उनकी टेस्ट ड्राइव लीजिए। ठीक है, सेल्स पर्सन जो भी कहता है कुछ मत सुनिए, उसकी बात छोड़िए, आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, और टेस्ट ड्राइव के वक्त ये देखें कि जो चीज आपने सोची थी गाड़ी से, वो फीचर आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या आप जो सोच रहे थे गाड़ी से वो मिल ही नहीं रहा है, या जो मिल रहा है वो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उस गाड़ी से। तो उस चीज को सोचें कि जो जिस चीज के लिए गाड़ी आप ले रहे हैं वो आपको उस गाड़ी से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मिलता हुआ लग रहा है नहीं लग रहा है।
उसके बाद ये भी उस टाइम ध्यान दें कि कुछ ओनर से आप पूछें। जैसे मान लो i20 कई लोगों के पास है, तो आपको अगर आप i20 और बलेनो में कंफ्यूज है तो कुछ ओनर से उनकी राय जाने कि भाई ऐसी गाड़ी है, क्या क्या खराबियां आ गई है आपको, या कैसा कैसा आपको अब तक जो है गाड़ी के बारे में लगा है, या कुछ प्रॉब्लम वगैरह जो भी रही है। अगर कोई ओनर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भैया यूट्यूब पे मेरे जैसे कई लोग बैठे हैं, आप हमसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं कंफ्यूजन जो भी है आपका। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल थिंग जो कि आपको इम्पोर्टेंट है और आपको जाननी चाहिए वो ये कि आप गाड़ी ले तो रहे हैं, लेकिन क्या उसका कोई अपडेट आने वाला है। ये हो सकता है कई बार, जैसे कि हमने गाड़ी ली जुलाई में, और जुलाई में गाड़ी लेने के बाद अगस्त में i20 का एक अपडेट आ गया। सिर्फ 6000 मात्र 6000 एक्स्ट्रा देने पे हमें 4 एयरबैग मिल रहे थे, और एवियन अपडेटेड मिल रहा था, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल रहे थे, और 2-4 फीचर मिल रहे थे। तो भाई दुख हुआ उस टाइम के यार, थोड़ा सा रुक जाते तो हो जाता, मतलब सिर्फ 10-15 दिन रुक जाते तो बात बन जाती, पुराने वाले पे डिस्काउंट मिल जाता या नए वाले फीचर मिल जाते। तो वो चीज भी आप नोटिस करें। आमतौर पे यही सब चीजें होती है जो आपको कंसिडर करनी होती है एक गाड़ी लेने से पहले, गाड़ी डिसाइड करने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मैंने वीडियो एकदम प्रॉपर्ली बनाया है, आपको जो सारी चीजें हैं अच्छे से समझ आई है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझसे आके पूछ सकते हैं और अपना डिसीजन खुद से ले, बहुत बेहतर होगा। हेल्प डेफिनेटली बहुत अच्छी काम आती है, कई बार बहुत अच्छी हेल्प आपको मिल जाती है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आमतौर पे गाड़ी की सारी चीजें जो है आप अपने आप से डिसाइड करें और आप अपने मन की संतुष्टि जिस गाड़ी में लग रही हो वो गाड़ी लें। छोटे मोटे फीचर या एडवर्टीजमेंट वगैरह से आप जो है उत्साहित ना हो कि अरे वाह क्या फीचर आया इसमें, सिर्फ एक फीचर के चक्कर में आपने गाड़ी खरीद ली, सिर्फ रेन सेंसिंग वाइपर्स के चक्कर में आपने गाड़ी खरीद ली, पता चला बाकी सारी चीजें जो है किसी और गाड़ी में बेहतर थी। तो उनसे एक्साइटेड ना हो, बहुत ही वाइज सोच समझ के आप डिसीजन लें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपके लिए डेली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक ना एक वीडियो लाता रहता हूं। अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।